आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सच में ये संभव है कि मरे हुए इंसान को या विलुप्त किसी जानवर को जिंदा किया जा सकता है। अब क्या हो गया, पक्षियों की संख्या कम हो रही है तो छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम खेती करेंगे अब हम वहां पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालेंगे जो हमारे फूड चेन में आएगा, हमको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इंसान समझता है कि हम सबसे समझदार प्राणी है, लेकिन वो अपनी समझदारी से इतनी नासमझी वाली बात कर देता है या इतनी नासमझी वाले काम कर देता है जो उसको ही अफेक्ट कर रहे हैं। क्या अब मरे हुए इंसान और विलुप्त डायनासोर को दोबारा जिंदा किया जाएगा? यानी साइंटिस्ट लोग ऐसी क्या रिसर्च कर रहे हैं कि जो विलुप्त हो गए जानवर हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है, और किस टेक्निक के माध्यम से जिंदा किया जा रहा है, जिंदा होने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, हो सकता है कोई नुकसान हो, उन नुकसान पर भी आज हम परिचर्चा करेंगे। नमस्कार, हमें गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सच में यह संभव है कि मरे हुए इंसान को या विलुप्त किसी जानवर को जिंदा किया जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, एक न्यूज बहुत ज्यादा फ्लोट कर रही थी कि 13,000 साल बाद डायर उल्फ, मतलब एक भेड़िया है ना, उसको दोबारा से 13,000 साल पहले वो विलुप्त हो चुका था, उसको दोबारा से पृथ्वी पर यानी धरती पर जिंदा किया गया है ना, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई, ये सब भी बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि अगर हम डायर उल्फ को जिंदा कर सकते हैं तो और भी जानवरों को जिंदा किया जा सकता है, बशर्ते एक अच्छी टेक्निक चाहिए। वो टेक्निक क्या होगी, साइंटिस्ट लोग अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो डायर उल्फ के बाद और किन किन जानवरों पर रिसर्च किया जा रहा है ताकि उनको दोबारा इस इकोसिस्टम का पार्ट बनाया जाए, इस इकोसिस्टम में दोबारा से स्थापित किया जाए, ताकि जो हमारी फूड चेन है या जो हमारा इकोसिस्टम है या जो हमारा कोई खाद्य श्रृंखला है जो अधूरी रह गई उसको पूरा किया जा सके। तो पहले हम डायर उल्फ के बारे में जानते हैं कि कैसे इसको जिंदा किया गया, है ना। 13,000 साल बाद डायर उल्फ की धरती पर वापसी। ठीक है, देखिए ये ग्रे उल्फ जो हमारे होते हैं, ग्रे उल्फ उनसे थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, उनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये शिकारी भेड़िए होते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, जो 13,000 साल पहले खत्म हो गए थे। तो डायर उल्फ आइस एज में अमेरिका में पाया जाता था, 100 किलो से ज्यादा हो सकता था, है ना। इनके विलुप्त का कारण है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और शिकारियों की वजह से बहुत ज्यादा शिकार होने लग गया था इनका, इसकी वजह से ये विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे इस इकोसिस्टम से, इस धरती से, है ना। डीएनए अवशेषों से निकाला गया और ग्रे उल्फ के साथ क्लोनिंग की प्रक्रिया जारी की, मतलब इनके डीएनए को खोपड़ी से और बोन से, है ना, इनकी हड्डियों से डीएनए को निकाला गया और ग्रे वुल्फ के साथ क्लोनिंग करके इनको, इनके एम्ब्रियो को तैयार किया गया, है ना। इस प्रोजेक्ट को किया किसने? कोलोसल बायोसाइंस और यूएस रिसर्च द्वारा इस प्रोजेक्ट को संचालित किया गया, है ना, जिससे तीन तीन जो हमारे डायर उल्फ हैं बच्चे, उनको जन्म दिया गया, है ना। तीन क्या क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा, है ना। तीन शावकों को जन्म दिया गया, इनके नाम भी रखे गए हैं, रोमुलस, रेमुस और खलीशी, मतलब दो नर हैं और एक मादा है। खलीशी का जन्म हुआ था 30 जनवरी 2025 को, रोमुलस और रेमुस 1 अक्टूबर 2024 को इनका जन्म हुआ था, है ना। मतलब हम क्रिस्पर जीन एडिटिंग, जैसे मैंने आपको एक वीडियो आपको बताया था कि भारत ने बनाया फर्स्ट जीनोम एडिटेड चावल, उसमें भी क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर भी क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इन एम्ब्रियोस को तैयार करने के लिए जो डायर उल्फ के थे, और फिर उनको किसी सेरोगेट मदर के अंदर या बोल सके वुल्फ के अंदर या डॉग के अंदर इंट्रोड्यूस करके इन बच्चों को जन्म कराया गया, है ना। तीन बच्चे हैं, रोमुलस, रेमुस और खलीसी, ठीक है। इनसे, इनको इसलिए रखा गया बेटा, इनसे बच्चे पैदा नहीं किए जाएंगे, इनको बस प्रदर्शनी में रखा जाएगा, इनको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा गया है, केवल इसलिए। अगर देखो, हो सकता है कि बाद में भविष्य में इस पर बात भी चले कि इनको इकोसिस्टम का पार्ट बना दिया जाए, लेकिन इनको अभी के लिए अभी जो सोच है इनकी कि अभी इनको केवल प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। एक बहुत बड़ी सफलता है कि जो एक्सटिंक्ट हो गए जानवर है उनको दोबारा से जिंदा किया गया, है ना। हो सकता है आगे और भी जानवरों पर रिसर्च किए जा रहे हैं, वो भी जानवर जिंदा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि इन जो हमारा डायर उल्फ है, इसके साथ साथ हमारा वोली मैमोथ यानी ऊनी हाथी जो है, डोडो पक्षी जो है, टस्मेनियन टाइगर जो है, ये सब विलुप्त हो चुके हैं।
इन पर भी 2021 से ही काम चल रहा है। लेकिन सफलता सबसे पहले किस पे मिली? डायर उल्फ में। डायर उल्फ का काम गुप्त रखा गया था, लेकिन फिर भी सफलता हमें सबसे पहले इस पे मिली, जो कि काम जो डोडो पक्षी है और जो हमारा वूली मैमॉथ है या हमारा टेस्मानियन टाइगर है, इनकी रिसर्चेस को पब्लिक भी किया गया, इस पे रिसर्च की जा रही है। डायर उल्फ का जो प्रोजेक्ट है वो गुप्त रखा गया था, लेकिन सफलता सबसे पहले डायर उल्फ पर मिली। तो कोलोसल 2021 में मैमथ, डोडो पक्षी और टस्मानियन टाइगर को दोबारा पैदा करने का काम शुरू किया गया। डायर उल्फ का काम गुप्त रखा गया था, लेकिन सबसे पहले सफलता इन्हीं पे मिली है। आपने एक आध 2 महीना पहले देखा होगा, ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय भी बनी थी, है ना। आगे बात करते हैं डायर उल्फ जो होते हैं, कुछ इनके जनरल बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि शिकारी भेड़िए होते हैं, आकार में ग्रे उल्फ से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं, ठंडे इलाकों में रहने में सक्षम होते हैं, इनका सिर जो है वो चौड़ा होता है, जबड़ा मजबूत होता है और शिकारी होते हैं। इनका जो बाल होता है, जो फर होता है, घना सफेद होता है। उत्तरी अमेरिका के जंगलों में खतरनाक शिकारी होते थे। हालांकि बहुत सारी मूवीज बनी है ना, भेड़िया मैन और बहुत सारी मैन, है ना, तो वो सब चीजों पर देखोगे तो आपको इनका कुछ प्रतिबिंब देखने को मिल सकता है। ठीक है, और किन चीजों पर रिसर्च किया जा रहा है, तो अब हम बात करेंगे आगे किन चीजों पर रिसर्च किया जा रहा है। ऊनी हाथी यानी वोली मैमॉथ फिर लौटेगा साइबेरिया की बर्फीली जमीन पर, है ना। विशाल हाथी प्रजाति जो आर्कटिक रीजन में रहती थी, पूरी तरह बालों से ढकी होती थी ताकि ठंड से बच सके। ये भी जो हाथी है, ये भी हाथियों का एक टाइप है, ये मतलब एक स्पीसीज है इनकी। ये इनके बाल बहुत बड़े बड़े होते थे ताकि ये ठंडियों से इनको सुरक्षा किया जा सके, है ना। लंबाई इनकी 13 फीट तक होती थी, वजन जो है 6 टन तक हो सकता था। इनके अवशेष साइबेरिया में जमे हुए आज भी मिलते हैं। साइबेरिया मतलब बर्फ से ढके हुए जो एरिया है ना। विलुप्त का कारण क्या हुआ? इनकी हंटिंग की गई, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हंटिंग की गई, और एक मेन जो चीज है वो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी बर्फ जिस पर रहते थे वो खत्म होने लग गए, इनके टुंड्रा के जो घास के मैदान थे वो खत्म होने लग गए, शंकुधारी वन वहां पे बनने लग गए। तो इनको फूड की तलाश में, है ना, फूड की तलाश में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, फिर प्लस एक्सेसिव हंटिंग हो रही थी जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गए। अब इनको दोबारा जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इनके साइबेरिया के फ्रोजन मिट्टी से डीएनए को निकाला गया, एशियन एलिफेंट से डीएनए मैच करके हाइब्रिड बनाने की कोशिश की गई, लैब ग्रोन एम्ब्रियो तैयार किया जा रहा है। उद्देश्य है टुंड्रा रीजन में फिर से ग्रास लैंड को विकसित करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना। ये बहुत अच्छी चीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से डेवलप करेगी, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेगी, तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी और अच्छे से रहने के लायक होगी अगर ये जो रिसर्च है अगर वो सक्सेस होती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये पैसेंजर पिजन है ना, पैसेंजर पिजन के नाम से जाना जाता है, कबूतर है जो कि मतलब बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ उड़ते थे, मतलब हजारों की संख्या में रहते थे, है ना। अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी है। एक फ्लॉक में लाखों पक्षी उड़ते थे, मतलब समझ रहे हैं कि एक झुंड में लाखों पक्षी होते थे, बहुत तेजी से उड़ने वाला पक्षी था। 19वीं शताब्दी में इनका अत्यधिक शिकार किया गया, है ना। वनों की कटाई की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मानव हस्तक्षेप किए गए, शिकार किए गए, क्लाइमेट चेंज हुआ, इनकी वजह से क्या हो गया बेटा, ये विलुप्त हो गए। तो इनको दोबारा से जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, डी एक्सटिंक्शन का प्लान। डीएनए को म्यूजियम स्पेसिमेन से निकाला गया, बैन टेल्ड पिजन के डीएनए के साथ एडिट करके एम्ब्रियो बनाने की योजना बनाई गई, डीएनए एडिटिंग टेक्निक जैसे क्रिस्पर्स का उपयोग किया गया। अगर ये पक्षी दोबारा से इनको बसा दिया जाता है, दोबारा से इनको जन्म दे दिया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं रिवाइव करने का एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अमेरिका के पुराने जंगलों में फिर से इन्हें बसाना है, इनका लक्ष्य है पक्षी बायोडाइवर्सिटी को रिवाइव करना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। हमने एक मूवी देखी होगी रोबोट, वहां पर भी बताता है एक पक्षी मैन होता है, वो बोलता है ना, जो ये रेडिएशन है वो पक्षियों के अंडे को ना ड्राई कर रहा है, अंडे को खत्म कर रहा है, जिससे उसकी ग्रोथ प्रोहिबिटेड हो रही है। तो जो पक्षियों की संख्या कम होगी, छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम आज के 5 साल पहले चले जाएं या 10 साल पहले चले जाएं, जब हम खेत की जुताई करते थे तो वहां बहुत सारे बगुले उड़ के आ जाते थे, जो वहां के छोटे मोटे कीड़े हैं उनको खा जाते थे। अब क्या हो गया, पक्षियों की संख्या कम हो रही है तो छोटे मोटे कीड़ों की संख्या बढ़ रही है। अगर हम खेती करेंगे तब हम वहां पे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालेंगे, जो हमारे फूड चेन में आएगा, हमको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो हम डोडो पक्षी पर भी काम करना शुरू कर चुके हैं, इनको दोबारा से जिंदा किया जाए। डोडो पक्षी की वापसी पर काम शुरू हो गया है ना। मॉरिशस द्वीप पर पाए जाने वाला उड़ने में असमर्थ पक्षी है ये। इंसान और जानवरों ने इसका शिकार कर 1681 में विलुप्त कर दिया था। बहुत भोला पक्षी है, बचाव के लिए उड़ नहीं सकता था।
डीएनए कैसे मिला? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संरक्षित हड्डियों से डीएनए निकाला गया। डीएनए टुकड़ों में था, एडवांस सीक्वेंसिंग से जोड़ा गया। तो मतलब एडवांस सीक्वेंसिंग टेक्निक से इनके डीएनए को जोड़ा गया। अब इससे क्या होगा बेटा, ध्यान सुनिए, इनके एम्ब्रियो बनाए जाएंगे और इनसे क्या होगा कि नए डोडो पक्षी को जन्म लेने में मदद मिल सकती है, या इनको दोबारा से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, एक और चीज होती है बेटा, टस्मानियन टाइगर, है ना, या टस्मानियन का बाघ, जो फिर से जंगलों में लौटेगा। इस पर भी काम शुरू कर दिया गया है ना। देखो, हमारा जो ये टेक्निक है, जो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ना, साइंस और टेक से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाना है, आपको अवगत कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। ऐसे ही वीडियो लेके आता हूं मैं हर रविवार को शाम को 7 बजे, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि आपने डायर वुल्फ का वीडियो तो 2 महीने पहले देख लिया, लेकिन और किन किन जानवरों पर रिसर्च चल रहा है कि उनको दोबारा से इस पृथ्वी पर जिंदा किया जाए, जो विलुप्त हो चुके हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमने टस्मानियन टाइगर की बात कर रहे हैं। टस्मानियन टाइगर एक मांसाहारी मार्सुपियल है, थैलीधारी प्राणी है, मतलब जैसे हमारा कंगारू होता है वैसे होता है, दिखने में कुत्ते जैसा होता है लेकिन पाउच रखता है। ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया में पाया जाता है। आखिरी प्राणी 1936 में जू में मरा था, तो मतलब इसको जू में सुरक्षित रखा गया था लेकिन जू में ही मर गया था। ठीक है, इनको भी दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। क्या रिसर्च में सफलता मिल रही है? प्रिजर्व सैंपल से हाई क्वालिटी डीएनए सीक्वेंस प्राप्त हुआ। प्रयोगशाला में एम्ब्रियो बनाने की कोशिश की गई। मार्सुपियल जीनोम के साथ इंटीग्रेशन की तैयारी की गई। लक्ष्य है कि हमारा तस्मानिया के जंगलों में इकोसिस्टम बैलेंस को दोबारा बनाना, इंसानी गलती को सुधारना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए सोचता है, बस सिर्फ को इकोसिस्टम के जो भी अलग जानवर हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। इकोसिस्टम को तहस नहस कर रखा है ना। दूसरी चीज, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है ह्यूमन की, है ना। और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, ये बहुत महाप्रलय है ना। इस पर भी आगे हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये है टस्मानियन टाइगर। इसके बाद क्या डायनासोर की वापसी जो है वो संभव है? इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जुरासिक पार्क एक मूवी थी, वहां पे जीन एडिटिंग टेक्निक की मदद से बहुत सारे हमने डायनासोर है उनको बनाने की कोशिश की है ना। लेकिन क्या ये सच में संभव है, डायनासोर को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है? और जिंदा ही क्यों करना है भाई, और ये इतने शिकारी जानवर हैं, ये इंसानों का ही शिकार करने लगेंगे। हो सकता है कि आज इनको बनाया जाए और ये इस इन्वायरमेंट में रह ही ना पाए, या इस इन्वायरमेंट में रहें लेकिन इंसानों का ही शिकार करें, तो इससे तो हमें सबसे ज्यादा खतरा होगा। तो ऐसे जानवरों को बनाने का मतलब जो औचित्य है वो तो ठीक ही नहीं लगता। तो अभी हम बोल सकते हैं जुरासिक पार्क जैसा क्लोनिंग क्या मुमकिन है? अभी नहीं। डायनासोर का डीएनए पूरी तरह डिग्रेड हो चुका है ना। किसी भी फॉसिल में अब तक यूजेबल डीएनए नहीं मिला है। मतलब देखो, साइंटिस्ट लोग पूरा मतलब अपना प्रयास कर रहे हैं, डीएनए ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ईश्वर का शुक्रगुजार है, कभी तक उनको यूजेबल डीएनए नहीं मिला है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर भविष्य में डायनासोर के वायबल डीएनए मिले तो इससे क्लोन मुमकिन होगा, तो हम इसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूं भाई, इसकी क्लोनिंग करनी क्यों है ना, ये इतना खतरनाक प्राणी है, इसकी क्लोनिंग करनी क्यों है? हो सकता है साइंटिस्ट लोग कुछ और अच्छा नया रास्ता निकालें जिसका इसका ह्यूमन के लिए बेनिफिट ढूंढ ले, है ना। हो सकता है इसको जो है मांसाहारी की जगह शाकाहारी बना ले, हो सकता है इससे खेती करने में मदद ले ले। अब देखो, साइंटिस्ट लोग जो सोचेंगे वो सोचेंगे, है ना। इशारा क्या है? बर्ड्स को डायनासोर के सबसे करीबी वंशज माना जाता है। देखो, डायनासोर के विलुप्त होने के 2 कारण माने जाते हैं जो साइंटिस्ट लोग मानते हैं। पहला कारण है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, आग का गोला गिरा, है ना, आग की बरसात हुई जिसकी वजह से ये मर गए। दूसरा है मैक्सिमम जो डायनासोर है वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये भी माना जाता है। तो ये दोनों रिसर्चेस का विषय है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में चिकन एम्ब्रियो में डायनासोर जैसे ट्रेड विकसित किए गए, जैसे दांत या पूंछ। तो मतलब चिकन्स के अंदर उसके एम्ब्रियो में इनके दांत और पूंछ जैसे ट्रेड विकसित किए गए। ट्रेड मतलब होता है लक्षण विकसित किए गए हैं, ठीक है। हालांकि ये मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पर ना ही रिसर्च किया जाए तो ज्यादा बेटर है। आगे बात करते हैं। नहीं, क्या पता हम रिसर्च करने लायक ही ना बचे। क्यों हो रहा है डी एक्सटिंक्शन पर इतना जोर? तो मेन उद्देश्य तो यही है कि हम दोबारा से इन जीवों को जिंदा क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे हम मैमॉथ को जिंदा करना चाह रहे हैं, डोडो पक्षी को जिंदा करना है, टस्मानियन टाइगर को जिंदा करना चाह रहे हैं। हमने डायर उल्फ को जिंदा कर ही दिया, 3 उनके शावकों को हमने एक प्रदर्शनी के लिए रख ही दिया जिंदा करके, है ना। तो इन सब चीजों पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है?
तो पहली चीज तो इनके फायदे हो सकते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को वापस लाना जो इंसानों के द्वारा खराब कर दिए गए हैं, विलुप्त जीवों के बिना जो इकोसिस्टम अधूरी थी उनको फिर से तैयार करना, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करना, बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी को पुनः स्थापित करना, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से लॉस हो रहा है, वैज्ञानिक प्रगति और संभावनाओं का विस्तार करना। इन सब कारणों के लिए हम इन जीवों को क्या कर रहे हैं, जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। अच्छा, ये विलुप्त हुए क्यों? विलुप्त हुए इसलिए कि इंसान की नासमझी की वजह से। इंसान समझता है कि हम सबसे समझदार समझदार प्राणी हैं, लेकिन वो अपनी समझदारी से इतनी नासमझी वाली बात कर देता है या इतनी नासमझी वाले काम कर देता है जो उसको ही अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर एक सिंपल सी बात करें, जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है ना, तो पेड़ों को काटा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है इस पृथ्वी के लिए, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ने से हमारे ग्लेशियर की बर्फ पिघलेगी, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं वो डूब जाएंगे, तो मेजर कारण हुआ, है ना। तो मतलब कई लोगों को एक जगह से माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि आने वाले कुछ सालों में उनको माइग्रेशन लेना पड़ेगा, उनको माइग्रेट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे रह रहे हैं। उनमें से तो 70-80 करोड़ लोग तो भारतीय हैं, जो मुंबई आने वाले टाइम पे हो सकता है डूब जाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं हमारे किसके, जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन सवाल भी उठते बड़े कि क्या ये सच में जरूरी है? हमारे नैतिक मुद्दे क्या है? क्या इंसान को प्रकृति के साथ खेलना चाहिए? अगर ये जीव आज के पर्यावरण में फिट नहीं हो सके तो क्या होगा, है ना। हो सकता है कि ये पर्यावरण में, आज का पर्यावरण बदल चुका है पहले के पर्यावरण के हिसाब से, अगर ये फिट नहीं हुए तो हो सकता है इकोसिस्टम को ही पूरी तरीके से तहस नहस कर दें। और क्या बातें हो सकती हैं, है ना। वैज्ञानिकों के लिए क्या चुनौती है ना। तो प्योर डीएनए मिलना बहुत कठिन है, एक तो पहली चीज। क्लोनिंग अब भी असफलताओं से भरी हुई टेक्निक है, तो जो क्लोनिंग कर रहे हैं जरूरी नहीं उसमें 100% सफलता ही मिल जाए। ये एक एक प्रोजेक्ट पर करोड़ों का खर्च है, बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है ये, है ना। पर्यावरणीय खतरे क्या है? कहीं ये पुराने जीव आज के वातावरण को नुकसान ना पहुंचाने लग जाए, डिजीज या इकोसिस्टम कोलैप्स का खतरा हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही, हो सकता है ग्लेशियर में दबे हुए ऐसे बहुत सारे वायरस हो जो बाहर आ जाए और बहुत सारी डिजीज कॉज कर दे। हो सकता है कि पानी टेम्परेचर बढ़ने से हमारी क्या हो रहा है बेटा, खेती नुकसान हो रहा है। अगर आपको पता है कि जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करते हैं। हालांकि हम लोग क्या है कि हम लोग जो होम्योथम्स है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल है। अगर हम बात करें किसके, ह्यूमंस की, है ना, तो या हम बर्ड्स और ह्यूमंस की बात करें तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे जानवर हैं, जैसे आपके रेप्टाइल्स हो गए, जैसे आपके गिरगिट वगैरह हो गए, सांप वगैरह हो गए, मेढक वगैरह हो गए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इनके एंजाइम अंदर से काम नहीं करेंगे, ये भी एक्सटिंक्शन के खतरे पर है, जैसे हाथियों पर एक्सटिंक्शन का खतरा है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं ये पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज एक गंभीर समस्या है, ये एक महाप्रलय है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है। कुछ ही गिनी चुनी जो संस्थाएं हैं वो इस पर बात कर रही हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी खेती का जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार गिर रही है। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्पादकता जो है 30% कम हो जाएगी, पॉपुलेशन जो है 20% तक बढ़ सकती है। आप बताओ, फूड की क्राइसिस आ जाएगी। फूड की क्राइसिस की वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जंगलों में आग लगना टेम्परेचर बढ़ने का एक कॉमन चीज हो सकती है। जंगलों में आग लगेगी, जानवरों को नुकसान होगा। नदियां सिकुड़ रही हैं, मतलब नदियों में पानी का जो जलस्तर है वो लगातार गिर रहा है। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं विस्थापित होने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। हीट शॉक का खतरा बढ़ रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है ना। मैंने बोला समुद्र के किनारे के इलाके डूब जाएंगे कुछ समय बाद। तो ये सब मेजर खतरे हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं लगातार, तो इनसे क्या होगा, ये जो पृथ्वी है वो रहने लायक ही नहीं रहेगी। तो इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए, है ना। पेड़ों की कटाई को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, है ना। पेड़ नए लगाए जाएं, है ना। और जानवरों पर जो हो रहे अत्याचार है इनको खत्म किया जाए, तो हम इकोसिस्टम से, और साथ ही साथ सबसे मेन काम है कि पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जाए। पॉपुलेशन ही एक मेजर फैक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ बताई गई वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।